नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी वीटी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आने वाले सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट और अन्य टेट एग्जाम के लिए यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जी दोस्तों, प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रश्नों का स्तर बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से टेट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे नए चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के एनसीईआरटी बुक्स का सोल्यूशन हिंदी माध्यम में उपलब्ध आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। ग्रेड के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए और पृथक्करण एवं श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो देखिए अधिगम में आकलन जो होता है वो किस लिए आवश्यक होता है? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऑप्शन सी प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए प्रेरणा के लिए किस प्रकार से आवश्यक होता है? तो देखिए शिक्षण में जो आकलन होता है वो शिक्षार्थी और जो अध्यापक होते हैं दोनों का ही होता है, मतलब विद्यार्थी का और शिक्षक दोनों का ही आकलन होता है। जहाँ शिक्षक छात्रों का आकलन करते हैं और उनकी कमजोरियों को पहचानते हैं, है ना, पहचान करते हैं और उनमें आवश्यकता के अनुसार सुधार करने का प्रयास भी करते हैं। और शिक्षार्थी जो होता है वो खुद अपनी कमजोरियों को पहचानता है, उनको दूर करता है, उनमें सुधार करने की कोशिश भी करता है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ हमारे लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्य धारणा, आत्मसातकरण या फिर संगठन? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रचलित योजनाएं होती हैं उनमें नई जानकारी जोड़ने को हम आत्मसातकरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं और ये सिद्धांत है। तो देखिए हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि में सबके संदर्भ में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो ये सिद्धांत किस चीज से संबंधित है? तो व्यक्तित्व विभिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से या पर्यावरण से। तो देखिए यहाँ पर हम सीधे कह सकते हैं कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये एक व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत होता है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम कहेंगे अधिगम, क्योंकि ये एक स्थायी परिवर्तन होता है जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है। ऑप्शन ए होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, सिफेलो कोडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, पास से दूर के अंगों में, पैर से सिर की ओर, दूर से पास के अंगों में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सिर से पैर की ओर। ऑप्शन ए होगा हमारा उत्तर। गर्भाधान से बालक के जन्म तक की जो अवधि का काल होता है उसे हम क्या कहते हैं? किशोर अवस्था, बचपन, प्रसव पूर्व काल या वयस्कता? तो देखिए गर्भाधान से बालक का जन्म के बीच का जो समय अंतराल होता है उसे हम प्रसव पूर्व काल कहते हैं। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग से दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है उसे हम क्या कहेंगे? ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, ठोस अवस्था या डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम उसे ज्ञानेंद्रिय अवस्था कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोसा इंक ब्लड टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, किसने निर्मित किया है? तो देखिए यहाँ पर रोसा से ही पता लग जाएगा आपको कि ये हरमन रोसा ने विकसित किया है, इन्होंने निर्मित किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे, बिना, हावर्ड गार्डनर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हावर्ड गार्डनर जो थे ये बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है, वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा था, ये कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है, वो मनोवैज्ञानिक कौन थे? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, टर्मन या फिर बिने? तो वो मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है?
विषय वस्तु शिक्षण पद्धति, शिक्षक और छात्र के बीच संबंध, डी है विद्यालय के फर्नीचर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शिक्षक और छात्र के बीच के जो संबंध होंगे वो शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्तियों के लिए मार्गनिर्देशन और परामर्श आवश्यक है। समाज और विद्यालय में सही समायोजन के लिए, अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए, सी है मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, और डी है ये सभी के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सभी के लिए ये परामर्श और निर्देशन आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए अधिगम का अर्थ क्या कक्षा में प्रथम आना होता है, विद्वान बनना, या फिर अपने अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना, या डी है काम करने के लिए सक्रिय होना। तो देखिए अनुभव के द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना ये अधिगम का अर्थ होता है, मतलब सीखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हुआ यहाँ उत्तर। सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें एक सीखा हुआ व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, बी है सीखना सारा जीवन चलता रहता है, सी है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहते हैं, और डी है शिक्षक बच्चे शिक्षक की देख रेख में ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीखना जो है वो हमें जीवन पर्यंत ही चलता रहता है और हम जीवन भर कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। ऑप्शन बी होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता करता है। इससे शिक्षा आसानी से नियंत्रित की जा सकती है, इसके द्वारा व्यवहार में सादृश्य बराबर देखे जा सकते हैं, सी है नियमों के पालन करने से सुसंस्कृत जीवन शुरू किया जा सकता है, और डी है आंतरिक गुण संतुलित रूप से विकसित किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं जो अनुशासन होता है शिक्षा के अंदर वो आंतरिक गुण संतुलित रूप से विकसित किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का क्या अर्थ होता है। बच्चों की लंबाई चौड़ाई मोटापे में विकास, या फिर मानसिक बौद्धिक सामर्थ्य का विकास, बच्चे का संपूर्ण विकास, और डी है बच्चे का विकास। तो देखिए संपूर्ण विकास जो होगा ये हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हम यहाँ पर संपूर्ण विकास की बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम प्रक्रिया का लक्षण नहीं हो सकता है। शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने का स्थान है, अधिगम व्यापक प्रक्रिया है, अधिगम लक्ष्य केंद्रित है, या नहीं पढ़ना भी एक अधिगम प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन अधिगम प्रक्रिया का लक्षण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अधिगम प्रक्रिया का लक्षण कौन नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए, शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने का स्थान है। तो देखिए यहाँ पर अधिगम प्रक्रिया या सीखना जो होता है केवल शैक्षिक संस्थानों में ही नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके ही कुछ ना कुछ सीखता है। हम अपने जीवन में अधिगम की जो प्रक्रिया है वो हर जगह अपना सकते हैं, हर जगह हम करते ही अधिगम को, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता, अनपढ़ होता है, जो कभी स्कूल नहीं गया, क्या वो कभी कुछ सीखता नहीं, तो निश्चित वो भी कुछ ना कुछ सीखता है। वो कहीं ना परिवार से, समाज से, कहीं ना कहीं हर जगह से अधिगम प्राप्त करता है, सीखता है। चलिए ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार वी सामान्य व्यवहार का कारण है। किसी में अचेतन मन का सक्रिय होना, व्यक्ति की दबी हुई आकांक्षाएं, सी है ए और बी दोनों, डी है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं व्यक्ति की दबी हुई आकांक्षाएं जो होती है वो वी सामान्य व्यवहार का कारण है। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक व्यक्ति में होती हैं तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, समस्या की व्याख्या की साधारण क्षमता, दूसरों के विचारों को यथारूप से मानने की प्रवृत्ति, और डी है ये सभी। तो देखिए सृजनात्मकता व्यक्ति में होती है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं पूर्वानुमान का ज्ञान, परतंत्र विचारों पर स्वतंत्र विचारों के प्रभाव का अध्ययन शिक्षकों के सिद्धांत है। बी शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान और शिक्षण संगामी के मॉडल, सी है शिक्षण समस्याओं की खोज करें, उनका समाधान कैसे हो इसका ज्ञान, और डी है ये सभी। तो देखिए शिक्षण सिद्धांत जो होते हैं ये हमें सभी प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक पीटी खेल, शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने विद्यार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से वह कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है।
ए है विद्यार्थियों का क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, बी है विद्यार्थियों को ये बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, सी है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की तर्क से पीछे के तर्क को स्पष्ट करना और क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और विद्यार्थी अवलोकन करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को क्षेत्र रक्षण का और अधिक अभ्यास करवाना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि को सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, या डी है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। देखिए यहाँ पर बच्चों को शाब्दिक अथवा गैर शाब्दिक दंड हम देते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, तो आप देखेंगे तीन विकल्प ए बी सी जो हैं ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। सीधे सीधे यहाँ ऑप्शन डी जो है ये हमारा उत्तर होगा, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा, क्योंकि जब भी हम बच्चों को किसी भी प्रकार से शाब्दिक दंड देते हैं तो वहाँ पर बच्चा जो है कुछ नए सीखने के प्रति उसके अंदर एक भय पैदा होता है, उसकी अरुचि उसमें उत्पन्न हो जाती है और जो कि उसके विकास को बाधित भी करता है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, सी है बालकों के ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, और डी है बालकों के लिए संरक्षित अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार को। तो यहाँ पर बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है, तो उस उपयोग को हम क्या कहते हैं? सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने के प्रकार, सीखने की रुचि। तो यहाँ पर हम कहेंगे सीखने में स्थानांतरण, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना अधिगम कहलाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्तंभाकृति आवृत्ति, बहुभुज, संचय आवृत्ति, रेखा चित्र। तो देखिए यहाँ पर हम उन्हें स्तंभाकृति ही कहेंगे, है ना, क्योंकि वो एक स्तंभ के जैसे आकृति के रूप में होते हैं। चलिए इस अवस्था में बालकों को नई खोज करने, घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशव, उत्तर बाल्यकाल, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उत्तर बाल्यकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिगम के अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो देखिए यहाँ पर अभिप्रेरणा जो है ये वंशानुक्रम के नियम से संबंधित नहीं है, बाकी समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन ये वंशानुक्रम के नियम के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है किससे? बोझ समझ बढ़ाने की तकनीक से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन डी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ऑप्शन डी। दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक और नए किसी वीडियो के साथ।